Assalamualaikum and welcome to Intellect Coaching Center YouTube channel. This is chapter number 3 and lecture number 1 of Computer Science Matric Class book. So today we are going to discuss about input output handling in C++. Let's see कि आज हमने इस लेक्चर में क्या कवर करना है. बेसिकली इसमें दो मेजर टॉपिक्स हैं. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ एंड द सेकंड वन इज कमेंट स्टेटमेंट इन C++. दो ही कंटेंट्स इसमें कवर हो सकेंगे क्योंकि बेसिक बिल्कुल बेसिक डिस्कशंस हैं, तो इस पे हमें फोकस करना पड़ेगा ताकि आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमारे लिए आसान हो जाए. आइए स्टार्ट करते हैं. तो दिस इज चैप्टर नंबर 3. सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ के बारे में जिक्र करें तो जो जितने भी C++ के प्रोग्राम्स हैं उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, द सेकंड वन इज मेन फंक्शन हेडर एंड द थर्ड वन इज बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि फंक्शनैलिटी जो हम बताना चाहते हैं, अपने जो 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 फंक्शनैलिटी हम अपने प्रोग्राम से अचीव करना चाहते हैं वो सारी की सारी हम लोग इसके अंदर लिखते हैं. अच्छा, वैसे तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए 6 पार्ट्स ये आपने देखे होंगे, 1 2 3 4 5 6 में डिवाइड कर दिया गया है. लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम लोग एक रियल लाइफ प्रोग्राम बना लें तो देन विल बी हैविंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट के हाउ इट वर्क्स. सो आई एम डेव C++ पे चलते हैं और वहाँ पे एक प्रोग्राम लिखते हैं. ऑलराइट, तो आप लोग देख सकते हैं दिस इज डेव C++, जिसको हम लोग IDE के बारे में पढ़ के आए हैं. ये हमारी IDE है और मैं डेव C++ का 5.11 वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ, विच इज द लेटेस्ट वन सो फार. सो अब इसमें देखते हैं कि प्रोग्राम लिखते कैसे हैं. ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टैब्स होते हैं, इसके बारे में जिसकी जरूरत पड़ती रहेगी उसके बारे में डिस्कशन करते रहेंगे. फिलहाल मुझे क्या करना है, फाइल पे जाऊंगा, एक नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं न्यू पर जाऊंगा एंड देन आई विल बी हैविंग अ सोर्स फाइल. मैं सोर्स फाइल पे क्लिक कर दूंगा. नाउ आई एम रेडी टू राइट द कोड. और सबसे पहले मैं लिखता हूँ हैश इंक्लूड stdio, sorry, hash include IO stream. Then I will be having using namespace std. Then I will be having integer main. और उसके बाद में जो भी चीजें लिखनी है, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटेलेक्ट कोचिंग सेंटर एंड रिटर्न 0. सेव करने के लिए या तो आप कंट्रोल S का शॉर्टकट है, आप उससे कर सकते हैं, वरना फाइल पे जाएं, सेव पे जाएं, जहां पर आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं. मैंने मैट्रिक क्लास चैप्टर नंबर 3, और आप जो भी इसका नाम रखना चाहते हैं आप रख दीजिए. तो मैं इसका नाम रख देता हूँ माई फर्स्ट प्रोग्राम. याद रखिएगा, कोशिश करें कि इसका नाम लिखते हुए बीच में कोई स्पेस ना लेकर आए. ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड. सो अब आप देख रहे हैं कि तकरीबन 7 लाइन्स मेरे पास आ रही है. ये नंबर ऑफ लाइन्स आ रही थी 1 2 3 4 5 6 7. ऑल्दो जो बुक है हमारे पास, बुक के अंदर 6 लाइन्स दिखाई जा रही हैं. उसकी वजह यह है कि वो यहाँ पे मैं जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखता हूँ वो सारी की सारी उसने एक काउंट करी है. मैं अब इसके बारे में वन बाय वन इसको आपको डिस्क्राइब करता हूँ. अच्छा, डिस्क्राइब करने से पहले अगर मैं इसको रन करके देखूँ तो आपको और बात समझ में आएगी. अच्छा, अब यहाँ पे वी आर गोइंग टू हैव 3 ऑप्शंस. दिस ऑप्शन इज नोन एज कंपाइल, जिसका शॉर्टकट होता है F9. इसका मतलब होता है रन, कि आई वांट टू रन द प्रोग्राम, विच इज F10. और अगर मैं दोनों काम साइमल्टेनियसली करना चाहता हूं, सो फॉर दैट आई विल बी हैविंग F11. कंपाइल का मतलब हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि वो क्या करेगा, कोड को कंपाइल करेगा. मैं करके देखता हूँ. तो अब वो कोड को कंपाइल कर रहा है. इफ देयर वुड बी एनी एरर तो वो शो कर देगा, लेकिन उसने मुझे बता दिया कि देयर इज नो एरर एंड देयर इज नो वार्निंग एट ऑल. ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं इस प्रोग्राम को रन करूं. मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा. सो यस, आई विल बी हैविंग अ ब्लैक कंसोल जिस पे लिखा हुआ आ रहा होगा इंटेलेक्ट कोचिंग सेंटर. ठीक है. अच्छा, अगर मैं चाहता हूं कि ये दोनों काम मैं साइमल्टेनियसली कर लूं, यानी कि एक साथ कर लूं, तो मैं यहाँ से कंपाइल एंड रन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और मैं अपने पहले प्रोग्राम को कंपाइल भी कर पा रहा हूँ और साथ साथ उसको रन भी कर पा रहा हूँ. ये तमाम चीजें मैंने लिखी क्या है इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं. देखिए, हम लोग जब भी लेट्स सपोज, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप दुनियावी एतबार से चीज़ों को समझ लीजिए, आपको प्रोग्रामिंग आराम से समझ में आ जाएगी. मिसाल के तौर पे मैं अगर आपसे कुछ इंग्लिश में गुफ्तगू करता हूँ, मैं पूछता हूँ हाउ आर यू, तो आप क्या करते हैं कि आप उस जुमले को अपने दिमाग में लेके जाते हैं और सोचते हैं कि यार ये हाउ आर यू कौन सी जबान का वर्ड है, मतलब कौन सी जबान के अल्फाबेट्स, कौन सी जबान के वर्ड्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं. तो आप सोचते हैं ये इंग्लिश है,
और आप अपने दिमाग में इंग्लिश की डिक्शनरी को ओपन करते हैं और फिर उसकी ट्रांसलेशन करना शुरू करते हैं। बिल्कुल यहाँ भी यही काम होता है, याद रखिएगा। सी प्लस प्लस के अंदर इस हैश टैग को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। और मैं कहता हूं कि इंक्लूड करें, किसको इंक्लूड करें? आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम का मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। व्हाट डज दैट मीन? जैसे मैंने बताया ना, मैंने इंग्लिश की डिक्शनरी अपने दिमाग में इंपोर्ट कर ली, यही काम यहाँ पे भी ये करेगा कि मैं जो भी चीजें नीचे करने जा रहा हूँ उसके लिए तुम्हें इस डिक्शनरी की जरूरत पड़ेगी, इस लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी, इस हेडर फाइल की जरूरत पड़ेगी। तो इसको इंक्लूड कर लो अपने पास। सेकेंड लाइन इज यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। बहुत सारे नेम स्पेसेस होते हैं जिसके अंदर जो कि डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। बहरहाल हमारी पूरी किताब के एतबार से हमें सिर्फ एक ही नेम स्पेस इस्तेमाल करना पड़ेगा, विच इज स्टैंडर्ड नेम स्पेस। इसमें हमारे सारे के सारे आइडेंटिफायर्स, हमारे इनपुट्स आउटपुट्स, तमाम चीजें सारी की सारी एसटीडी नेम स्पेस में लिखी हुई हैं। व्हाट वी आर सपोज टू डू, हमें सिर्फ और सिर्फ उसको यूज करना है। तभी मैंने कहा कि आई विल बी यूजिंग अ नेम स्पेस और उसका नाम क्या है? स्टैंडर्ड, यानी कि एसटीडी। ये मेरा मेन का फंक्शन है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और समझने की जरूरत है इस चीज को कि देखिए, आप किसी भी घर में दाखिल होते हैं, आप किसी भी बिल्डिंग में दाखिल होते हैं, या आप किसी भी प्लाजा में दाखिल होते हैं, या आप किसी भी शॉपिंग मॉल में दाखिल होते हैं, तो आप हमेशा एंट्री करते हैं उसके मेन गेट से, और उसके बाद आप डिफरेंट गेट्स के अंदर जा सकते हैं, वो एक अलग सिनेरियो है, लेकिन हमेशा हमेशा आपकी एंट्री होती है मेन गेट से। माइंडेड, नोट कर लीजिए, आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हमेशा यहां से स्टार्ट होती है, और वो इन ब्रेसेस के अंदर आकर जो भी लाइंस लिखी हुई होंगी उनको वो रीड करना शुरू कर देगा। तो आपके प्रोग्राम के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ हो, नीचे कुछ भी लिखा हुआ हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो करेगा क्या कि वो हमेशा प्रोग्राम को स्टार्ट करेगा मेन के फंक्शन से और इन ब्रैकेट्स के अंदर से। ठीक है। अच्छा, अब ये ओपनिंग ब्रेसेस कहते हैं इसको, और इसको क्लोजिंग ब्रेसेस कहते हैं। ये मतलब मैं लाइन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। इन ब्रैकेट्स को हम लोग ओपनिंग ब्रेसेस कहते हैं, और लाइन नंबर 7 पे जो ब्रेसेस लगे हुए हैं उसको हम लोग क्लोजिंग ब्रेसेस कहते हैं। इसके अंदर इसका मतलब ये होता है कि मेरे जो लाइन नंबर 7 पे क्लोजिंग ब्रेसेस है, इसका मतलब ये होता है कि मेरा काम खत्म हो चुका है, आई एम डन विद माई वर्क। और इस ओपनिंग ब्रेसेस का मतलब आपको पता चल रहा होगा कि मैं अपना काम स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं। इसके बीच में जो भी कोड लिखा जाएगा वो ये एग्जीक्यूट करने का पाबंद है। अब यहाँ पर मैं जो भी चीज चाहूंगा वो मैं काम करवा सकता हूँ, और मतलब मेरे अगले के जितने भी लेक्चर्स होंगे उसमें सारे के सारे लेक्चर्स के अंदर मैं काम इन दो ब्रेसेस के दरमियान में ही कर रहा हूँ। अच्छा, अभी मैंने इसमें क्या काम करा है? मैंने कहा सी आउट, कैरेक्टर आउटपुट, कंसोल आउटपुट। दिस इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, यानी कि मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ, कुछ एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, और जो भी चीज मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ आप उसको डबल कोट्स के अंदर लिख दीजिए, वो एज इट इज हु बहू प्रिंट कर देगा। अच्छा, मैंने अभी आपको दिखाया था रन करके इसको, ये लिखा हुआ आएगा इंटेलेक्ट कोचिंग सेंटर। अच्छा, द पीपल यूज्ड टू बी कंफ्यूज अबाउट इट कि यार ये हमेशा क्या इंग्लिश वाला ही लिखेगा? नॉट नेसेसरी। आप आप यहाँ पर कुछ और लिख दीजिए। लेट्स सपोज के हे ब्रदर, आप कैसे हैं? तो ये इसको एज इट इज प्रिंट कर देगा। मैंने बताया ना आपको कि ये इस बात का फर्क नहीं करता कि अंदर उर्दू लिखी हुई है या इंग्लिश लिखी हुई है, रोमन लिखी हुई है, बल्कि आप जो भी चीज डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे वो एज इट इज ये प्रिंट कर देगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। यहाँ पे डिफाइन भी कर दी गई है। इसमें एक चीज समझा दूं मैं आपको, मैंने लिखा था इंटीजर मेन, और पैरेंथेसिस में मैंने वॉइड नहीं लिखा था। वॉइड ऑप्शनल होता है, वॉइड का मतलब होता है नथिंग। तो आप वॉइड लिखें या फिर ना लिखें एक ही बात है। तो वॉइड का मतलब नथिंग, इसका मतलब ये है कि मैं मेन के फंक्शन को कोई पैरामीटर नहीं करने वाला। अच्छा, मेन के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है इंटीजर, इसका मतलब ये है कि दिस मेन फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू। ये कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। और अगर आपको मेरा प्रोग्राम याद हो तो मैंने उसके अंदर आपको बताया, नीचे लिखा होता है रिटर्न जीरो, और जीरो इज एन इंटीजर। अच्छा, मोर ओवर ये सारी स्टेटमेंट्स देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है कि हर स्टेटमेंट के आखिर में यू विल बी यूजिंग अ टर्मिनेटर, जिसको इंग्लिश में हम लोग सेमी कॉलन कहते हैं।
और रिटर्न वैल्यू अगेन मैंने बताया कि मैंने रिटर्न 0 करवाया था, क्योंकि मैंने क्या लिखा था कि आई विल बी रिटर्निंग एन इंटीजर एंड 0 इज एन इंटीजर। आप कोई और भी इंटीजर रिटर्न करवा सकते हैं, आप रिटर्न 5 लिख दें, रिटर्न 10 लिख दीजिए, बट रिटर्न 0 इज स्टैंडर्ड। Alright. The next topic for today is comment statement in C++। अच्छा, वो पहले तो ये बात को समझ लेंगे कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स वो चीज होती हैं जो कि हमारा जो कंपाइलर है वो इग्नोर करता है, वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करता। जैसे दुनियावी एतबार से मिसाल ले लीजिए, बहुत जगहों पे हमें क्या करना पड़ता है, लोगों के कमेंट्स को इग्नोर करना पड़ता है। इसी तरीके से कंपाइलर कहता है कि भाई आप लिख तो लीजिए, लेकिन ये कमेंट्स आपकी अपनी याददाश्त के लिए होंगे, अपनी याद दहानी के लिए होंगे, मैं इनको एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। और हमें, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, बारहा ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि हम अपने पास उनको नोट डाउन करना चाहते हैं, लेकिन उनको एग्जाम में नहीं लिखते। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास में बैठकर, स्पेशली फीमेल्स जो हैं, वो रोमन उर्दू के अंदर मेरे लेक्चर्स को नोट कर रही होती हैं, ठीक है, लेकिन वो उन रोमन उर्दू के अंदर लिखे हुए लेक्चर्स को एग्जाम में कोट नहीं करते, वो उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। मैं अगर मिसाल के तौर पर मैं प्रोग्राम की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। ये तो वो चीज हो गई जो कि उनको याद करके और आपने पेपर में लिखनी है, लेकिन अब उसको समझाने के लिए जो मैं उर्दू में चीजें बोल रहा हूँ और आप उसको नोट डाउन कर रहे हैं, वो कमेंट्स हैं। इसका मतलब ये कि आप उनको पेपर में आके नहीं लिखेंगे, लेकिन हाँ, अपने आप को समझाने के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए और रिवीजन के लिए कुछ फनी एग्जाम्पल्स होती हैं, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स होती हैं, उनको हम कहीं ना कहीं लिख देते हैं दुनियावी एतबार से। सेम इज द केस विद कमेंट्स। मैं चाहता हूँ कि भाई बाद में मुझे याद रहे कि मैंने यहाँ पे क्या काम किया हुआ है, उसके लिए मैं कमेंट्स लिख देता हूँ। अच्छा, अब कमेंट्स दो किस्म के हो सकते हैं, इट कुड बी सिंगल लाइन कमेंट और इट कुड बी मल्टी लाइन कमेंट। आए इसको जरा कंपाइलर पे देखते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो ये मेरा एक प्रोग्राम है और उसके अंदर मैंने क्या किया है, एक स्टेटमेंट इनकी एक लाइन प्रिंट करवाई है और क्या लिखा हुआ आएगा, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। अच्छा, अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूं, सो यू विल सी कि आउटपुट में आ जाएगा दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट, नो इशू। अच्छा, अब मैं इसको याद रखता हूं कि भाई मैंने यहाँ पर वन लाइन कमेंट लिख वन लाइन कमेंट किया, ठीक है। सो कमेंट्स करने के लिए, सिंगल लाइन कमेंट के लिए याद रखिएगा, यू नीड टू पुट टू स्लैश ओवर दिया। आपको दो स्लैश इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा। आप देख लीजिए, इसको स्काई ब्लू से जो ना उसने लिखा है, जबकि जो भी चीज आप इनवर्टेड कॉमास में लिखते हैं उसको वो डार्क ब्लू कलर से लिखता है कि ये एज इट इज प्रिंट होगी। जबकि यहाँ इस केस में क्या है कि उसने स्काई ब्लू कलर से इसको हाईलाइट किया है, ताकि ये पता चल सके कि ये सिंगल लाइन कमेंट है एंड इट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ना तो वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, जब वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो ना तो वो इसमें कोई एरर देगा और ना ही वो इसको प्रिंट करेगा। मैं दिखाता हूँ आपको, देख लीजिए, अगेन द आउटपुट इज सेम। इस लाइन से इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, एंड द रीजन इज दैट कि ये एक कमेंट था, तो वो कमेंट्स को रीड नहीं करता। ऑल राइट, दिस इज ऑल अबाउट सिंगल लाइन कमेंट। अच्छा, अब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं मल्टी लाइन कमेंट। मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट। अब मल्टी लाइन कमेंट के लिए एक आसान काम तो ये है कि आप यूं यूं लिखना शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कुछ भी कमेंट्स देता जा रहा हूँ, लेकिन अगर आप देखें तो इट सीम्स सो वेग ना, कि यार ये बार बार मुझे स्लैश लगाना पड़ रहा है, एक मुश्किल सा काम लग रहा है। तो एक तरीका तो ये देखें, इट विल वर्क प्रीटी मच फाइन, इसमें कोई मसला नहीं है। जैसे मल्टी लाइन कमेंट, उसने लाइन नंबर 5 से लेके लाइन नंबर 9 तक में से कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं किया, लेकिन जो चीज गौरतलब है वो ये है कि बहुत अजीब सा लग रहा है कि बार बार मुझे ये बैक स्लैश, दो मतलब स्लैश इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो इसका एक आसान तरीका ये है कि आप स्लैश और स्टैक इस्तेमाल कर लीजिए, और जहां पे तक आप चाहते हैं कि ये सारे के सारे कमेंट्स ने, वहां पे आके आप इसको क्लोज कर दीजिए। सो मैंने ये कहा, या इसको और खूबसूरत बनाने के लिए आप इसको ऐसा कर लीजिए कि भाई अब मैंने लिखा स्लैश और स्टाइल। इसका मतलब ये है कि अब जो भी चीज आएगी वो सारे के सारे कमेंट्स होंगे, चाहे वो एक लाइन में लिखा हुआ हो या वो मल्टीपल लाइंस में लिखा हो। तो मैंने कहा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की तमाम चीजों को कमेंट कर दिया जाए। तो आप देखिए, मुझे हर लाइन के ऊपर स्लैश लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक तमाम लाइंस को कमेंट कर दिया जाए। और मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा, यू विल सी देयर विल बी अ सिंगल आउटपुट, दैट इज दिस इज अ मल्टी लाइन
कंप्लीट। और अगर आप बुक में उसको पढ़ेंगे तो इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो दिस लेक्चर आई होप कि आपको समझ में आया होगा। If you have any question, if you have any feedback, if you have any suggestion for me, so yes, you are most welcome to comment in the comment section. I will try my level best to respond to you as soon as possible. See you then. Take care. Bye.